नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपासना, आपकी हिंदी अध्यापिका। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी हिंदी साहित्य के पाठ 3 मेरे पिता प्रेमचंद पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक अमृत राय जी हैं। प्रेमचंद के पुत्र व ख्याति प्राप्त कहानीकार व उपन्यासकार अमृत राय का जन्म सन 1921 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। अमृत राय को अनुवादक और जीवनीकार के रूप में भी पहचान मिली। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका अंग्रेजी, बंगला और हिंदी पर समान अधिकार था। 14 अगस्त 1996 ईस्वी को इस महान उपन्यासकार का निधन हो गया। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रेमचंद बहुत सीधे साधे, बेलौस, मोहब्बती आदमी थे। जो भी लोग उनके संपर्क में आए, उनको प्रेमचंद का यही रूप देखने को मिला होगा। घर में भी उनका यही रूप था। घर के बाहर और घर के भीतर, अपने बाहर और अपने भीतर कहीं भी उनमें कोई दुरंगापन नहीं था। सब जगह वह रूप एक था, झील के नीले पानी की तरह साफ, पारदर्शक। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता थी कि वह किसी तरह महान नहीं था। ना कपड़े लत्ते में, न तौर तरीके में, न बोलचाल में, न रहन सहन में। हर तरह से वह आदमी एक साधारण निम्न मध्य वर्ग का आदमी था। बाल बच्चेदार गृहस्थ, बाल बच्चों में रमा हुआ। क्या तो उनका हुलिया था, घुटनों से जरा ही नीचे तक पहुँचने वाली धोती, उसके ऊपर गाढ़े का कुर्ता और पैर में जूता। यानी कुल मिलाकर आप उसे देहाती ही कहते, जिसे कपड़ा पहनने की भी तमीज़ नहीं, जिसे यह भी नहीं मालूम कि धोती कुर्ते पर चप्पल पहनी जाती है या पंप। मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्षों उन्होंने सस्ते के ख्याल से किरमिच का जूता पहना और रंग रोगन का झंझट न रहे, रोज़ रोज़ उस पर सफ़ेदी पोतने की मुसीबत से नजात मिले, इसलिए वह किरमिच का जूता ब्राउन रंग का होता था। मुझे उनके दोनों पैरों की कानी उंगली की अच्छी तरह याद है, जो जूते को चीरकर बाहर निकली रहती थी। सादगी इससे आगे नहीं जा सकती। अपने ऊपर कम से कम खर्च, यह उनकी जिंदगी का साधारण नियम था। घर के बाकी लोग भी कोई मखमल नहीं पहनते थे, मगर उनसे सभी अच्छे थे। यूँ तो खैर कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि कोई बड़ी ऐशो इशरत से रहता, और मसल भी मशहूर है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस आदमी को ऐशो इशरत की भूख या हवस भी नहीं थी। उनकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए जबकि ऐशो इशरत की सुनहरी गली उनके लिए खुली हुई थी। दो एक राजाओं ने भी उनको अपने यहाँ बुलाकर रखना चाहा और कद्रदानी के ख्याल से ही ऐसा किया, मगर वह राह प्रेमचंद की नहीं थी। उनके लिए खुली हवा का राजमार्ग ही बेहतर था, जहाँ वे एक बड़ के तले कुएं के पास आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। वहाँ खुली हवा तो है, ताज़ा ठंडा मीठा पानी तो है, नीला आसमान तो दिखाई देता है, राह चलते किसी आदमी का गीत तो सुनाई दे जाता है, आदमी आदमी के दुख दर्द की तो एकाध बात कर लेता है। सोने की उस माया नगरी बम्बई में तो यह सब कुछ भी नहीं। वहाँ तो इंसानियत भी नहीं।
वहाँ तो आदमी आदमी को रौंद कर आगे बढ़ता है, वहाँ कहाँ ठंडा पानी और कहाँ ताज़ी हवा। लिहाजा शुरू से ही उन्होंने उस माया नगरी की गलियां झांकने का ख्याल ही छोड़ दिया और किसी क्षणिक आवेश में आकर नहीं, जीवन के एक संयत गंभीर सौम्य दृढ़ निश्चय के रूप में। दुनियावी नुक्ते से कोई चाहे तो उन्हें बेवकूफ़ भी कह सकता है, और वे शायद थे भी, वरना अगर उनमें भी दगा फरेब की अकल होती, बहरूपिया बनने की कला होती, गिरगिट की तरह रंग बदलना आता, अभिनेता की तरह समाज के रंगमंच का उपयोग करने की कला आती, तो निश्चय ही उन्होंने भी अपने झंडे गाड़ दिए होते। 10, 20, 50 लाख की जायदाद खड़ी कर ली होती और अखबार में उनकी भी छींक का खुलासा निकला करता। लिहाजा इसमें क्या शक कि वह बेवकूफ़ तो थे ही, जो दुनिया में दुनिया वालों की तरह रहना उन्होंने नहीं सीखा। अपनी आदर्शवादी सपनों की दुनिया में रहते रहें, जिंदगी भर पैसे की तंगी के शिकार रहें और मरते वक्त अपना इलाज भी ढंग से नहीं करवा सके। शुरू से ही उन्होंने हम लोगों के संग दोस्त का सा बर्ताव किया। मैं अपनी बात कहता हूँ, वह मेरे सबसे प्यारे दोस्त थे। मुझे याद ही नहीं आता कि उन्होंने कभी किसी बात पर एक भी कड़ा शब्द मुझे कहा हो। मारने का तो खैर जिक्र ही बेकार है, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए भी उन्होंने कभी एक बात भी नहीं कही। हाँ, अगर इस सिलसिले की कोई बात मुझे याद है तो यही कि एक बार जब मैं छुट्टी का पूरा दिन गुल्ली डंडे में गंवा कर शाम को कमरे में बैठा भूगोल का होमवर्क कर रहा था, जो कि अगले रोज़ मास्टर साहब को दिखलाना था, तो उन्होंने डांट कर मुझे कमरे से बाहर किया था और कहा था, जाओ खेलने कूदने के लिए शाम को कभी घर में मत रहा करो। यह सही बात है कि हम उन्हें अपनी बराबरी का और अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते थे, सबसे प्यारा दोस्त। मुझको अच्छी तरह याद है कि हम लोग पिता के संग खाना खाने के लिए ललकते थे और किसी भी दिन उनके बगैर नहीं खाते थे। सुबह को तो खैर खाना खाकर स्कूल भागना रहता था, मगर रात के खाने के लिए तो हम लोग 10-10 बजे रात तक उनका इंतज़ार करते थे। नींद से आंखें झपी जाती थीं, कभी कभी तो सो भी जाते थे, मगर तब भी उनके संग खाना खाने का लोभ संवरण न कर पाते थे। यह बात देखने में छोटी मालूम पड़ती है, मगर इतनी छोटी नहीं है। बाप बेटे में इतनी सहज गहरी मैत्री बराबर के दोस्त की दोस्ती जैसी कम ही देखने में आती है। हर छोटी बड़ी बात में यही मैत्री दिखाई देती थी। मुझे याद आता है, सन 35 के दिनों की बात है। मैंने तब 1.5 साल पहले से लिखना शुरू ही किया था और मैं तब इलाहाबाद में रहता था, हाई स्कूल में पढ़ता था और प्रेमचंद बम्बई से लौटकर बनारस आ गए थे। मैंने अपनी एक कहानी पिताजी के पास उनकी राय और सलाह के लिए भेजी। वह कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें करुण रस बहाने के उद्देश्य से मैंने अपने सभी प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। मृत्यु से अधिक करुण तो कोई चीज़ नहीं होती। अगर करुण रस का पूर्ण परिपाक करना है तो कहानी में 2-4 मौतें तो होनी ही चाहिए। लिहाजा नायक नायिका सब मर गए। पिताजी ने कहानी पढ़कर बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे लिखा कि कहानी तो अच्छी है, बस एक बात है कि इतनी मौतें ना हो तो अच्छा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ कमज़ोर मानी जाती हैं जिनमें ज़्यादा मौतें होती हैं। बाकी सब बहुत ठीक है।
इस घटना का उल्लेख मैंने यह बताने के लिए किया कि आपको मालूम हो कि छोटे से छोटे लेखक से भी वे बराबरी की सतह पर उतरकर बात करते थे। हिमालय की ऊंचाई से बात करना उन्हें आता ही नहीं था। वे तो आपके होकर धुल मिलकर ही आपसे बात कर सकते थे। प्रेमचंद्र एक गहरे दोस्त की तरह, साथी की तरह नए लेखक के हाथ में हाथ देकर उसे अच्छा लिखना, आगे बढ़ना सिखाते थे और मुक्त हृदय से नए लेखक की प्रशंसा करते थे, जिससे उनका उत्साह बढ़ता था। मेरे जीवन का तो एक कठोरतम दुर्भाग्य है कि उनसे कुछ सीखने के काबिल हुआ, तभी वे मुझसे अलग हो गए। लेखक अमृत राय। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ आप लिखें और याद करें। पाठ के लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।